अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। जिन्होंने हमजान अज़कल्म हबीबा राइट्स एपिसोड 4। वो दोनों अभी इसी तरह ही खड़े हुए थे जब फरासम ने गला खनकारते हुए इनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या बात है भाई, भी अम्मा से ही मिलते रहोगे या फिर हमें भी अपने गले लगाने का मौका दोगे? लो छोटे, तुम भी आ जाओ। हरमजान इसके शिकायती अंदाज को देखते हुए अपने बाजुओं को नेमवा करते हुए बोला था। फराजम इस घर का सबसे छोटा और शरारती बच्चा था, जिसके दम से इस हमदानी मेंशन की रौनकें बहाल थी। हरमजान का तो ये फिर भी सबसे बड़ा भाई होने के नाते लिहाज कर जाता। कुछ हरमजान के रोब दबदबा का असर था, जिसकी वजह से वह बहुत कम ही हरमजान से उलझता था। लेकिन अपने बड़े भाई शहराम से इसका पहले दिन से ही 36 का आंकड़ा था। शहराम बड़ा भाई है तुम्हारा, इसका थोड़ा अदब लिहाज किया करो, इसे आप कहकर इज्जत एहतराम से पेश आया करो। दिलावर हमदानी बातों ही बातों में इसको कई मर्तबा तंबिया कर चुके थे, पर मजाल है इसके सर पर कोई जूं रेंगती हो। वो इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया करता था, क्योंकि इस मामले में भी इसका अपना ही एक अलग फलसफा था। इसका मानना था कि इज्जत भी उसी बंदे को दी जाती है जो इज्जत के मयार पर पूरा उतरता हो। पर बाबा हजूर, मुआफ़ कीजिएगा, मेरी नज़र से शहराम इज्जत के इस मयार पर पूरा नहीं उतरता, नहीं तो मैं ज़रूर इनको इज्जत से आप जनाब कहकर मुखातब किया करता। वो ढीठों की तरह बेशर्मी का आला मुजाहरा करते हुए इनको जवाब देता था, जिस पर वो सिर्फ तासुब से शहराम की तरफ देखते रह जाते, क्योंकि फराजम को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ इसका अपना ही था। हुआ कुछ यूं था कि जब फराजम एंटर कर रहा था तो इसने फराजम की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी देखते हुए इसको स्पोर्ट्स बाइक लेकर देने का लालच दिया था। जब इम्तिहान में इसने आला नंबर हासिल कर लिए तो इसने अपने बाबा से ये कहकर इसकी स्पोर्ट्स बाइक लेकर देने से मना कर दिया कि अभी फराजम बच्चा है, इसको क्या ज़रूरत है स्पोर्ट्स बाइक लेकर देने की, और आप इसकी हरकतों से तो वाकिफ़ ही हैं। मेरा मशवरा है आप फराजम को बाइक लेकर ना दें। बस फिर उस दिन के बाद से लेकर अब तक फराजम इसको आड़े हाथों लेता था और इसको तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। पर शू में किस्मत, शहराम का ये लारा इसके लिए आगे चलकर वबाले जान बन जाएगा, इसे इस बात का अंदाज़ा न था। अगर होता तो यकीनन कभी भी फराजम जैसे बंदे से टक्कर ना लेता। हरमजान भाई चले अंदर, आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम लाहौरी अपने मेहमानों की कैसे खातर मदारत करते हैं। फराजम मेरा हम मेहमान थोड़ी ना है, वो तो इस घर का ही बच्चा है। वो अंदर की तरफ बढ़ते एक अदा से बोला था, पर शायद भी अम्मा को इसका इस तरह से कहना नामुनासिब लगा था, इसलिए फ़ौरन टोकते हुए बोली थी, भी अम्मा अभी बच्चा ही तो है, उम्र ही कितनी है इसकी। वो इसके प्यार से बाल बखेरते बोला, बच्चा नहीं रहा, अब ये दिन ब दिन अपने जैसे आवारा दोस्तों की संगत में रहकर बिगड़ता ही जा रहा है। वह फराजम की तरफदारी करने की वजह से थोड़ा इसको संजर्श करने वाले अंदाज में गोया हुई। वह इनके साथ थोड़ी देर गपशप करने के बाद फ्रेश होने की गर्ज से इनसे मौसरत करता अपने रूम में चला गया। इसका कमरा दूसरी मंजिल पर बने कमरों में सबसे आखिर में था। इसका कमरा बाकी सब कमरों से अलग थलग और मुनफरिद था, क्योंकि इसके कमरे में दाखिल होते ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो नीचे की तरफ जीना तय करती हुई एक वसी और अरीज कमरे की तरफ जाती थी। इसकी रिहाइश भी इसी कमरे में ही थी। इस कमरे का एक दरवाज़ा नीचे टीवी लाउंज की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा दरवाज़ा पीछे बने स्विमिंग पूल की तरफ खुलता था। इस कमरे की यही एक खूबी इसको बाकी कमरों से मुमताज़ बनाती थी। जान, तुम आ गई, तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? आप नहीं आई थी तो कैसा गुजरना था मेरा दिन? बोरिंग ही बोरिंग ना। सानिया के पूछने पर वो अपना एक लब काटते हुए गोया हुई थी। जान, ऐसे नहीं कहते, मैं कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए घर पर बैठ गई थी जो तुम ऐसे कह रही हो। कल हम इंशाअल्लाह दोनों बहनें इकट्ठे यूनी जाएंगी, और वैसे भी यूनी में मेरा इस सेमेस्टर के बाद एक आखिरी सेमेस्टर रह जाएगा, तो आगे चलकर तुम्हें फिर अकेले ही यूनी जाना पड़ेगा। तो मेरी क्यूटी सी बहन,
अभी से ही ये आदत डालोगी तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो आगे चलकर मेरे बगैर रहने की आदत तुम्हारे खुद के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे। वो हाथ बढ़ाकर इसके लबों को दांतों से आज़ाद करते हुए समझाने वाले अंदाज में गोया हुई थी। जानिया की इस आदत से इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। जब भी वो परेशान होती या तो खाना पीना छोड़ देती या फिर इसी तरह अपने लबों पर जुल्म करने लग जाती थी। अब भी वो इसकी परेशानी को समझते हुए इसे बड़े प्यार से समझा रही थी, क्योंकि आने वाला वक्त इनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियां लेकर आता इन दोनों में से कोई वाकिफ नहीं था। खाना खाया क्या तुमने? ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाती हूँ। सानिया के पूछने पर इसने ना में सर हिलाया था, जिस पर वो एक गहरा सांस भरती इसके लिए खाना लाने के लिए चली गई थी। वो मुलाजमा को खाना गर्म करके कमरे में लाने का कहकर जब रूम में आई तो जानिया अपने बालों को हेयर ड्रायर से खुश्क कर रही थी। सानिया अपिया, आपने बताया नहीं आज कौन से मेहमान आए थे? वो ड्रायर को ड्रेसिंग टेबल पर रखती इसके पास बैठते हुए बोली थी। मेहमान नहीं थे जॉन डियर, बस बाबा से मिलने इनके कोई बहुत ही पुराने दोस्त आए थे। और पता है सबसे बड़ी बात, मैंने बाबा को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो आज खुश दिखाई दे रहे थे। और इनके दोस्त ने आज रात की तकरीब में हम सबको मदऊ भी किया है। तो इसलिए जल्दी से खाना खाकर जो काम रह गए हैं वो कर लेना, क्योंकि हमने 9 बजे यहाँ से निकल जाना है। सानिया इसको गुजरे दिन की रोदार सुनाते हुए बोली। सानिया अपिया, फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है अपिया। आप तो जानती है ऐसे फंक्शन मेरे लिए तफरीह का बाइस होते हैं। अपिया, मैं अभी से ही अपने सारे काम मुकम्मल कर लेती हूँ ताकि बाद में आराम से तैयार होकर फंक्शन अटेंड कर सकूँ। वो सानिया की बातों को सुनती खुशी से चहकती हुई बोली थी। इतने में मुलाजमा खाना ले आई थी और वो खाना खाने में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि सानिया आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में चली गई थी। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो बेड पर नींद दराज हो गया, लेकिन फिर अचानक कुछ याद आ जाने पर वो उठकर बैठ गया और ड्रेसिंग रूम के बाएं जानिब बनी अलमारी के लॉकर से कुछ चीज़ें निकाल कर देखने लगा। दफातन इसकी नज़र लॉकर में पड़ी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसको देखते एक जानदार मुस्कुराहट ने इसके लबों का हत्या किया था, लेकिन इसकी ये मुस्कुराहट पल भर में मद्दम हुई और तस्वीर को बेदर्दी से लॉकर में फेंकते इसने लॉकर को बंद किया था और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। वो बाहर आया तो इसका सबसे पहले सामना भी अम्मा से हुआ था, जो इससे मिलने इसकी तरफ ही आ रही थी। हमसे मेरा बेटा, सालगिरह का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा तुम्हें ऐसे ढेरों दिन देखना नसीब फरमाए। भी अम्मा इसे खुलूसे दिल से दुआएं देते हुए गोया हुई थी। भी अम्मा, क्या ये सारी तैयारियां मेरी सालगिरह की खुशी में की गई थी और इस तकरीब का एहतमाम किया गया? वह बदले में हैरत का मुजाहरा करते हुए गोया हुआ। क्यों हमजान बेटा, तुम्हें अपनी बी अम्मा की मोहब्बत पर कोई शक है? बी अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों कर शक करूँगा? आपकी मोहब्बत पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। हमजान बी अम्मा के हाथ अपने हाथों में थामते हुए तड़प कर बोला था। बी अम्मा, यह आपकी मोहब्बत ही तो है जो आप मेरी ज़िंदगी का इतना अहम दिन नहीं भूली, बल्कि इस दिन को मेरे लिए यादगार बनाने के लिए इतनी तैयारियां की और सबसे बढ़कर मेंशन में शानदार फंक्शन रखा। वो इनके हाथ चूमते हुए इनको इज्जत, मोहब्बत और मान बख्श रहा था। अपने लाडले के यही अंदाज तो इनको बेहद पसंद थे। इसे रिश्तों की कदर थी और सबसे बढ़कर के वो रिश्तों का मान और इज्जत देना जानता था। बी अम्मा, आपके मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इनको मज़ीद इंतज़ार करवाने से बेहतर है कि हम अब नीचे चलते हैं। वो यूं ही इनका हाथ थामे हुए इनको नीचे ले गया। अपिया, आपने मेरे गोल्डन स्टोन के इयररिंग्स देखे हैं क्या? जानिया ज्वेलरी के तकरीबन तमाम डिब्बों को खंगाल चुकी थी, पर मजाल है इसको इसकी पसंद के कोई इयररिंग मिले हों। आखिरकार वो तंग आकर सानिया से पूछने लगी थी कि शायद इसे इन गोल्डन स्टोन वाले इयररिंग का कुछ पता हो। जान यार, इधर ही देखो, मिल जाएंगे, कहाँ जाने हैं? सानिया ने अपने मेकअप को आखिरी टच देते हुए मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया। मेरी तैयारी तो मुकम्मल हो गई जान, अब तुम ही बस रह गई हो। यार, इतने सारे पड़े हैं, इनमें से कोई भी उठाकर पहन लो। सानिया सामने पड़ी ज्वेलरी में से इयररिंग का एक जोड़ा उठाते हुए इसकी जाने बढ़ाते हुए बोली थी। मुझे कोई और नहीं पहनने, मुझे बस वही पहनने हैं। जान, तुम ना सुधर जाओ, यूं बेवजह की जिद ना किया करो। मामा आने ही वाली होंगी और तुम जानती हो तुम्हें ऐसे देखकर मामा कितना बोलेंगी। वो इसकी जिद को देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली।
ठीक है फिर अपिया ऐसे ही चलते हैं, वो उठते हुए बोली। सानिया ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले ही थे कि लेकिन फिर इसको उठते देखकर वो भी इसके साथ बाहर निकल गई। तुम दोनों तैयार हो गई? जी मामा, चले हम तैयार हैं, मलिहा बेगम के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया था। जानिया और सानिया ने हम स्याह रंग के सूट जेबतन किए थे और ऊपर से इनकी खिलती रंगत इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सानिया गले में नफीस सा सफ़ेद रंग के डायमंड नेकलेस पहने हुए थी और इसके मुशाइबा कानों में अवेजे पहने, बालों का जूड़ा बनाए और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए हुए थी, जबकि जानिया ने ज्वेलरी के नाम पर गले में एक गोल्ड का लॉकेट पहना हुआ था, होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए, बालों को कैचर में मकीद किए और आंखों में काजल लगाए। वो दोनों बहनें नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मलिहा बेगम ने इनको देखते बेख्तियार माशाल्लाह कहा था और मलिहा बेगम की पैरवी करते इनके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। हरमजान भी अम्मा को लेकर नीचे आया तो काफ़ी मेहमान आ चुके थे। इन मेहमानों में ज़्यादातर इनके बिजनेस पार्टनर और इनके अहलो अयाल थे, जिनको भी अम्मा ने अपने लाडले बेटे के अहम दिन पर मदऊ किया था। इसको नीचे आते देखकर कई वल्हाना नज़रों ने इसका इस्तकबाल किया। वो ऐसा ही था, जहाँ जाता अपनी बारोब शख्सियत के ज़रिए असर सबको घायल कर देता था। फैराज़म और शहराम ने आगे बढ़कर इसको सालगिरह की मुबारकबाद दी, जबकि शहराम के गले मिलने पर इसने इसकी तरफ खुफगी से देखा था, गोया वो सब चीज़ों से इसे बाखबर रखने के नाराज़गी का इजहार कर रहा हो, जिस पर सिर्फ वह अपना सिर खुजा कर रह गया और फिर इसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज करते इसको बढ़कर गले से लगाया। वो सब मेहमानों से मिलता और इनके सवालों के जवाब देता काफ़ी हद तक उकता गया था, इसलिए भी अम्मा से कॉल करने का बहाना करते वहाँ से फरार हो गया। इनकी गाड़ी हमदानी मेंशन के वसी और अरीज लॉन से गुजरती हुई पार्किंग एरिया में रुकी थी। वो चारों जब हमदानी मेंशन के अंदरूनी हिस्से से गुजर रहे थे तो भी अम्मा इनको दूर से देखती इनकी तरफ आई थी। कैसी हो मलिहा बेटा? उन्होंने मलिहा बेगम का हालो अहवाल पूछते मलिहा बेगम को अपने गले से लगाया था। वो एक ही शहर में रहते थे, पर ये गुज़िश्ता मौ साल इनके दरमियान काफ़ी दूरियां लेकर आए थे, या फिर ये कह लें कि ज़िंदगी की दौड़ धूप में इनको इकट्ठे होने के बहुत कम मौके मैसर हुए थे। लेकिन आज एक अरसे बाद मेहरान हमदानी की मेहरबानी से ये आज सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। बी अम्मा ने आगे बढ़कर सानिया और जानिया को भी अपने गले से लगाया था और इनसे इनका हाल अहवाल पूछा था। वो दोनों बहनें अपनी माँ और बी अम्मा की बातों में मगन देकर इनसे मौजर करती वहाँ से चली गई थी। अपिया, आप मुझे इधर क्यों लेकर आई हैं जान? मेरे मोबाइल पर बार बार मेरी क्लास फेलो की कॉल आ रही थी तो शोर की वजह से यहाँ तुम्हें बाहर लेकर आ गई। सानिया जो अपने मोबाइल पर बार बार आने वाली रिंग कॉल को उठाने की गर्ज से इसको बाहर लेकर आई थी, इसके सवाल का जवाब देते हुए बोली थी, तुम ज़रा इधर रुको, मैं इनसे बात करके आती हूँ। ओके अपिया, आप बात कर लें, मैं तब तक यहाँ की खूबसूरती को एक नज़र देख लूँ। वह लॉन में बने इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारों और पौधों पर निगाह दौड़ाते हुए बोली, जबकि सानिया अपने मोबाइल को कान से लगाते हेलो करती लॉन की दूसरी जानिब बढ़ गई थी। जानिया को लॉन की खूबसूरती ने अपनी तरफ काफ़ी मुतवज्जा किया था। इस लॉन में लगे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और आला नस्ल के पौधे, गुलाब और चमेली के फूलों से उड़ती दिल फरेब खुशबुएं लॉन के माहौल को काफ़ी सैर अंगेज बना रही थी। वो इस लॉन की खूबसूरती के सहर में जकड़ी हुई थी जब इसकी यकायक नज़र छुई मुई के पौधों पर पड़ी थी। इसके बचपन ही से ये पौधे इसकी पसंदीदा फहरिस्त में हमेशा अव्वल रहे थे। वो इनको देखकर खिल उठी थी, क्योंकि जानिया को इसके पत्तों का छूने से खिलना और फिर बंद हो जाना काफ़ी मज़ा देता था। इसलिए वो जब भी इन पौधों को देखती हाथ लगाकर इस पौधों के पत्ते के खुलने और बंद हो जाने के मंजर को काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होकर देखा करती थी। वो इनको छूने की ख्वाहिश करती, इनका शर्मा कर खिलना और बंद होना देखना चाहती थी। अभी वो अपनी सोचों को अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़ी ही थी जब इसे अपने अकब से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी।